हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आज सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ना कुछ टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा जो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं कि पाचन तंत्र में हम जिस प्रकार हम भोजन को ग्रहण करते हैं वो किन किन भागों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और ग्रहण करने के पश्चात कहाँ कहाँ पर भोजन का अवशोषण होगा, तो वो हम सब कुछ किस में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में। सेकंड हमारा श्वसन तंत्र पढ़ना है हमने। श्वसन एवं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि जो हम वायु को ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो हमारे किन पार्ट्स के द्वारा जो श्वसन क्रियाएं की जाती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। और थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे हम रक्त एवं परिसंचरण तंत्र या ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त के बारे में पढ़ेंगे, रक्त में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। और परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे कि हमारे हृदय द्वारा जो रक्त को किस प्रकार से पंप किया जाता है और सभी भागों द्वारा किस प्रकार से पहुंचाया जाता है। तो फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। उत्सर्जन तंत्र में कि हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन किस प्रकार से अवशोषण के पश्चात उत्सर्जित किया जाता है, ये उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। और जनन तंत्र फिफ्थ हमारा पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करता है और कौन कौन सी तंत्रिकाएँ या वेव्स जो हम कह सकते हैं कि तरंगें उत्पन्न होती हैं किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं तो भोजन विभिन्न घटकों से मिलकर बना है। हमने पिछले वाले जो लेसन में पढ़ सकते हैं कि भोजन भिन्न भिन्न घटकों से मिलकर बना है। संतुलित भोजन की बात करें या सामान्य भोजन की बात करें तो भोजन के कुछ घटक हैं जो जटिल अवस्था में होते हैं। जटिल मतलब जो कठोर अवस्था में होते हैं। जो बड़े जो घटक होते हैं शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। सरलीकरण करने का मतलब है उनको तोड़ा जाता है, उनको छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिनमें अनेकों अंग या ग्रंथियां आदि सम्मिलित होती हैं सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह तंत्र क्या कहलाता है जी, पाचन तंत्र कहलाता है। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग यूज होते हैं या ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में देखते हैं कि अंग कौन से हैं। माउथ या मुख पहला अंग, दूसरा ग्रसनी फेरिंग्स, तीसरा ग्रासनाल ऑसोफेगस, फोर्थ अमाशय स्टमक, और फिफ्थ है जी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और सेवन है जी मलद्वार रेक्टम। जो ये अंग हैं मुख से लेकर मलद्वार तक ये हमारी जो संरचना कहलाती है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इसके बाद में जो ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड्स, और दूसरा जी यकृत लीवर या अग्नाशय पेनक्रियाज। जहाँ पर जो लार ग्रंथियाँ या जो ग्रंथियाँ हैं इनमें जो भोजन को किस प्रकार से या किस प्रकार से पचाया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में हम चित्र की सहायता से पढ़ती हैं, जैसे मुख गुहा जिह्वा लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जो मुख की जो लार ग्रंथियाँ उसमें पाई जाती हैं। जो ग्रसिका देख सकते हो, ग्रसनी देख सकते हो, ग्रसनी स्टार्ट है होती है, उसके बाद में ग्रसिका। और जो अमाशय है जो लेफ्ट साइड में अमाशय या अग्नाशय प्लीहा, और जो हमारे राइट साइड में पाया जाता है यकृत या पित्ताशय, एक पित्ताशय पाया जाता है। जो छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं जी, ग्रहणी, अग्र शुदांत्र और शुदांत्र। इसके बाद में जो वृद्धांत्र के भाग कौन कौन से हैं, अनुप्रस्थ वृद्धांत्र और अवरोही वृद्धांत्र, आरोही वृद्धांत्र, और अंधनाल सिग्माकार वृद्धांत्र, और मलाशय परिशोषिका, और गुदानाल या गुदा। ये हमारा मानव पाचन तंत्र है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला जी आहार नाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य कौन कौन सी हैं जी। पहला है आहार को सरलीकृत कर पचाना।
कि जो आहार है उसको सरलीकृत कर पचाना, ये किसका कार्य है? आहार नाल का। और सेकंड है पचित आहार का अवशोषण, जो हमारे द्वारा जो पाचन क्रिया की जाती है उस आहार में से जो मेन जो हमारे तत्व हैं जिनको हमारे यूज़ में होते हैं उनका अवशोषण करना आहार नाल का कार्य है। इसके बाद में जो थर्ड है आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। अब पाचक रस कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से हैं, कि इनका कार्य क्या है? इनका कार्य विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करना है। जो पाचक रस वो होते हैं कि पाचक रसों में जो भोजन को पाचक रस मिलकर इस प्रकार से चेंज करते हैं कि किन किन भागों में किस प्रकार से अवशोषण होगा। ये किसका कार्य है? पाचक रस का कार्य है। अब जो पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले जी मुख, इसके बारे में पढ़ते हैं कि मानव में 2 जबड़े पाए जाते हैं। आहार नाल का अग्रभाग है मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोरेनुमा अंग है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। अब कठोर और कोमल तालु को आप महसूस कर सकते हैं। अपनी जीभ को ऊपर तालु के ऊपर लगाने पर हमें महसूस होता है कि जो आगे वाला जो हिस्सा है वो है जी कठोर, जिसे हम ऊपर का हिस्सा कहते हैं, और पीछे वाले हम अगर अपनी जीभ को अपनी जिह्वा को मोड़ कर देखेंगे तो वो कोमल तालु होता है। जिह्वा मुख गुहा से पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल या जिह्वा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है। कि हमारी जो जीभ है या जिह्वा है वो किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल से, आधार तल से, तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। आगे बढ़ते हैं कि मुख के ऊपर व नीचे के भाग में एक एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16 दांत पाए जाते हैं। जबड़े के जिन सांचों में दांत पाए जाते हैं उन सांचों को क्या कहा जाता है? मसूड़ा या खम कहा जाता है। और गर्ददंती किसे कहते हैं? थिकोडोंट किसे कहते हैं? कि दांत अस्थि में बने ग्रत में स्थित होते हैं। कि जो अस्थि में बना हुआ ग्रत होता है उसमें जो दांत जो फिट होते हैं वो जो स्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, तो वो दांत जिस ग्रत में होते हैं उस ग्रत को क्या कहते हैं? इसे ग्रत दंती कहते हैं या द्विबार दंती। डिफाइडोंट किसे कहते हैं? कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसे द्विबार दंती कहते हैं। कि हमारे मानव के संपूर्ण जीवन काल में 2 बार दांत आने की प्रक्रिया है, इसे द्विबार दंती कहते हैं। जो पहले के दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद में जो स्थायी दांत होते हैं, ये 2 प्रकार के दांत हैं हमारे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कि द्विबार दंती का मतलब है कि 2 तरह के दांत आना, अस्थायी और स्थायी। इसके बाद में जो प्रकार है दांत के वो कितने हैं जी? 4। पहला है जी कृंतक या इंसीजर्स। इंसीजर्स कौन कौन से होते हैं जी? चपटे व धारदार भोजन को काटने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4। यह 6 माह की उम्र में निकलते हैं। जन्म के बाद जो पहले जो दांत निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं जी? कृंतक या इंसीजर्स निकलते हैं। कि आप देखते हैं कि छोटे बच्चे के जो दांत, आगे वाले दांत जो निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद में जी सेकेंड रदनक या कैनाइन, नुकीले व चीरने का कार्य। ये नुकीले होते हैं, ये भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में ये ज़्यादा विकसित होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 पाए जाते हैं। यह 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं। इसके बाद में जो थर्ड है अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर, भोजन को चबाने में पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। यह 10 से 11 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है हमारा च्वर्णक या मोलर, भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। यह 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं। इसके बारे में जो ट्रिक है वो देखते हैं कि वयस्क में हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। आई का यहाँ पर मतलब है इंसीजर, ठीक है, या कृंतक। इसमें जो ऊपर वाले लिखे हुए हैं वो ऊपर वाले जबड़े के दांत हैं और नीचे वाले जबड़े के दांत हैं। तो आई के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब 2/2 है। इसका मतलब ऊपर वाले जो 2 जोड़ी दांत, नीचे वाले भी 2 जोड़ी दांत। सी का मतलब कैनाई या रदनक, ऊपर वाले में 1 जोड़ी, नीचे वाले में भी 1 जोड़ी।
प्रीमोलर में ऊपर वाले में 2 जोड़ी, नीचे वाले में भी 2 जोड़ी, मोलर में ऊपर वाले में 3 जोड़ी, नीचे वाले में 3 जोड़ी। अब जोड़ी का मतलब 2 से होता है हमारा, ठीक है। तो हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हो गए जी? 32 दांत होते हैं वयस्क में। बच्चों में देखते हैं इंसीजर कौन से? ऊपर वाले में 2 जोड़ी, ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले जबड़े में 2 जोड़ी। कैनाइन या नद्रक, रदनक, ऊपर वाले में 1 जोड़ी, नीचे वाले में भी 1 जोड़ी। प्रीमोलर, यहाँ पर ध्यान दो कि वयस्क में तो प्रीमोलर दांत होते हैं, लेकिन बच्चों में जो दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है वो प्रीमोलर नहीं होते हैं। और मोलर वयस्क में देखो 3 जोड़ी ऊपर हैं, 3 जोड़ी नीचे हैं, लेकिन बच्चों में होंगे वो कौन से होंगे? 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे। इन सभी को जोड़ी में है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और हम देखते हैं कि ये टोटल दांत कितने होते हैं? 20। अब इम्पोर्टेंट जो बात है वो कौन सी है कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। यह 8 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इन्हें दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। या जीवन में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जो दूध के दांत है ये द्विबारदंती कहलाती है कि 2 बार जो दांत आते हैं ये दूध के दांत होते हैं। ये कितने होते हैं? 20। जो 1 बार आते हैं वो 12 दांत होते हैं। 12 दांत कौन कौन से? वो देखो कि हमने जो प्री मोलर देखे हैं ये 1 बार आएंगे। देखो 2 जोड़ी ऊपर वाले, 2 जोड़ी नीचे वाले, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए? 8। और जो मोलर हैं वो भी 1 जोड़ी रह गया था, जो बच्चों में नहीं आएंगे ना, वो वयस्क में आएंगे। 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, तो 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए? 4। 8 और 4 12। ये 12 दांत ऐसे हैं जो 1 बार आते हैं, ये स्थायी दांत कहलाते हैं। और तीसरी जो चौवर्णक दांत हैं उन्हें अकलदार कहते हैं। जो तीसरा आएगा, जो हम मोलर, जो तीसरा जो दांत होगा, तीसरा जोड़ी, वो अकलदार कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखो ये हमने चित्र की सहायता से पढ़ते हैं ग्रसनी को, फेरिंग्स को। तो हम देखते हैं टंग, ये जीवा जो आप देख सकते हो। इसके बाद में नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स कौन से होते हैं? इसका हिंदी में कहते हैं जी नासा ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के 3 पार्ट्स हैं, नेसोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स से होती है मुख ग्रसनी, मुख के पास में जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये मुख ग्रसनी है। और जो कंठ के साथ में जो अटैच्ड है वो कौन सी है? कंठ के पास में जो है लैरिंगोफेरिंग्स या कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी कहलाती है। इसके बाद ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रसनी फेरिंग्स, मुख गुहा, जिह्वा व तालू के पिछले भाग में एक छोटी सी कुप्पीनुमा ग्रसनी जुड़ी होती है। मुख गुहा, जिह्वा व तालू के पिछले भाग में होती है कौन सी? ग्रसनी, ठीक है। ये कुप्पीनुमा संरचना की होती है। ग्रसनी भोजन आहार नाल या ग्रासनाल अथवा श्वासनाल का क्रॉस पथ होती है। आहार नाल और श्वासनाल का क्रॉस पथ होती है ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी की संरचना यह निर्धारित करती है कि किसी भी परिस्थिति में भोजन श्वासनाल में तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश न कर सके। ये किस पर निर्धारित करता है कि जो वायु है वो श्वासनाल में ही जानी चाहिए और जो भोजन है वो भोजन नाल में ही जाना चाहिए। ये जो निर्धारित करती है, ये ग्रसनी की संरचना निर्धारित करती है। ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है जी नेसोफेरिंग्स, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी ओरोफेरिंग्स, और कंठ ग्रसनी अधोग्रसनी लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स। इसके बाद में ग्रास नली की बात करते हैं, ओसोफेगस। यह एक संकरी पेशिया नली है, करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसमें कुछ श्लेष्म ग्रंथियां मिलती हैं या लार ग्रंथियां कह सकते हैं, श्लेष्म ग्रंथियां जो लार छोड़ती हैं, ठीक है, जिनमें श्लेष्म का स्रावन होता है। जो भोजन लसदार बनाता है, जो श्लेष्म जो निकलता है, जो लार निकलती है, वो भोजन को क्या करती है? लसदार या लसलसा बनाती है। ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। ग्रास नली के शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला होता है या फ्लैप होता है या ढक्कन होता है, जिसे गांटी ढक्कन कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। इस एपिग्लोटिस का कार्य यह है कि जो ग्रास नली के सिरे पर इसलिए पाया जाता है कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो कहीं भोजन के कुछ कण श्वासनाल में न चले जाएं, इसका जो ध्यान रखा जाता है किसके द्वारा रखा जाता है? गांटी ढक्कन के द्वारा, ठीक है। तो जो गांटी ढक्कन है, जब भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो गांटी ढक्कन एक तरह से श्वासनाल को ढक लेता है, ठीक है, कि जो
भोजन के कण हैं वो श्वासनाल में न प्रवेश कर सकें, ये एपिग्लोटिस का कार्य है। इसके बाद में अमाशय या स्टमक, इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह एक पेशीय जे आकार की संरचना है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है। 1 से 3 लीटर तक जो आहार है वो धारित कर सकता है या ग्रहण कर सकता है या रख सकता है, वो कौन है? अमाशय है। ठीक है, अब अमाशय कहाँ पे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य में स्थित होता है ये अमाशय। ठीक है, जो उदर गुहा के बाएं हिस्से में और मध्य पट के पीछे स्थित होता है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है जी कार्डियक या जठरागम भाग। अब कार्डियक भाग कौन सा होता है? यह बायां बड़ा भाग है जहाँ से ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है, कि जब ग्रसिका अमाशय में प्रवेश करती है वो कौन सा भाग होता है? इसका कार्डियक भाग। ठीक है, और जठर निर्गमी भाग ये कौन सा है? ये दाहिना छोटा भाग है अमाशय का। ठीक है, जो छोटी आंत से जुड़ता है। वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ता है वो कौन सा है? जठर निर्गमी भाग। उसके बाद मिसैजी फंडिस भाग। इन दोनों के बीच की जो भाग है, इन दोनों कार्डियक और जठर निर्गमी भाग के बीच का जो भाग है वो क्या होता है? फंडिस भाग होता है। अब अमाशय में 2 प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब अवरोधनियाँ पाई जाती हैं या संकोचक पेशियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी? पहली है ग्रास नली का अवरोधनी, दूसरी है जठर निर्गमी अवरोधनी। अब ग्रास नली का अवरोधनी का क्या कार्य है? जो ये अवरोधनी होती है ये ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है। जो ग्रसिका और अमाशय के बीच में स्थित होती है ये अवरोधनी, इसको क्या कहते हैं? ग्रास नली का अवरोधनी। इसका कार्य है कि यह अमाशय से जो अम्लीय भोजन होगा उसको ग्रसनी में जाने से रोकती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो पढ़ रहे हैं कि जठर निर्गमी अवरोधनी का कार्य क्या है? कि यह अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। कि जो अमाशय से जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करेगा उस पर जो नियंत्रित करती है वो कौन सी अवरोधनी करती है? जठर निर्गमी अवरोधनी। इसके बाद में छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। छोटी आंत अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में पूर्ण होती है या प्रवेश करती है। ठीक है, मानव में इसकी औसत लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर तक होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। कि आहार नाल की जो हमने ऊपर भी पॉइंट पढ़ के आए हैं कि मुख से लेकर मल द्वार तक जो अंग यूज होते हैं वो आहार नाल के अंग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भोजन जो सर्वाधिक जो पाचन होगा या अवशोषण होगा वो किस भाग में होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है, अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? पहली ग्रहणी ड्यूडिनम या अग्र शुदांत्र ड्यूडिनम और शुदांत्र इलियम। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा पढ़ देते हैं इसके बारे में कि ग्रहणी ड्यूडिनम का क्या कार्य है या किस प्रकार से। कि अमाशय से जुड़ा हुआ यह एक छोटी आंत का पहला व छोटा भाग है। ठीक है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में भूमिका निभाता है। कि रासायनिक पाचन का मतलब है कि इस भाग में जो ग्रहणी भाग में एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद में वह है अग्र शुदांत्र। छोटी आंत का ये मध्य वाला भाग है। ठीक है, जो पाचित आहार रस का ये अवशोषण करता है। जो आहार रस होगा उसका अवशोषण कौन करेगा? अग्र शुदांत्र। ठीक है, अब अग्र शुदांत्र जो अवशोषण का कार्य कौन करता है? ये कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतर कोशिकाएं कहा जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसका शुदांत्र इलियम। इसका बाद यह छोटी आंत का जो अंतिम भाग है उसको शुदांत्र कहा जाता है। ठीक है, यह बड़ी आंत में खुलता है। यहाँ यह भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्र शुदांत्र में अवशोषित नहीं हो पाते। कौन कौन सी नहीं हो पाते? कि जो पित्त लवण या विटामिन है ना, जो विटामिन का जो अवशोषण यहाँ पे नहीं हो सकता वो शुदांत्र में जाके उन विटामिन का अवशोषण होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब बड़ी आंत में क्या होता है कि इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अतः छोटी आंत से बचे पाचित भोजन को किण्वन द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। कि जो जीवाणु पाए जाते हैं ये छोटी आंत से जो बच गया भोजन, मतलब जो छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ वो अब कहाँ पे पाचित होगा? बड़ी आंत में पाचित होगा। बड़ी आंत में क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा
भोजन को सरलीकृत करते हैं। ठीक है। अब बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। कि बड़ी आंत में किनका होगा? खनिज लवणों का अवशोषण होगा। ठीक है। और किसका? जल का अवशोषण होगा। और इसके बाद में जो अपाचित भोजन है उसको मल द्वार के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब मनुष्य में जो बड़ी आंत है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है जी अधांत्र, दूसरा वृद्धांत्र और तीसरा है जी मलाशय। अधांत्र या अथवा आंतनाल कह सकते हैं, जिसको सीकम भी कहते हैं। ठीक है। अब अधांत्र के बारे में पढ़ते हैं कि यह भाग है जो शुद्धांत्र से जुड़ा होता है। कि बड़ी आंत का यह भाग किससे जुड़ा होगा? शुद्धांत्र से जुड़ा होगा। ठीक है। ये जीवाणु छोटी आंत से बचे अपाचित भोजन को की किण्वन की प्रक्रिया द्वारा जो आएगा वो पहले अधांतर जो होता है वो शुद्धांतर से जुड़ा होता है। कि शुद्धांतर से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है। किसमें? पाचित आहार रस का अवशोषण किसमें होता है? शुद्धांतर में होता है, अधांतर में होता है, या अंतनाल या सीकम जिसे कहते हैं। ठीक है। तथा शेष बचे अपशिष्ट को वृद्धांतर में पहुंचा दिया जाता है। कि जो अधांतर में जो अपाचित भोजन होगा या अवशिष्ट होगा उसको किसमें भेज दिया जाएगा? वृद्धांतर में या कोलन में भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब अंधनाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की हम देखते हैं, भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा एक नलिकाकार का अंग निकला रहता है जिसे हम कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कहा जाता है। अब अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अपेंडिक्स मानव में अपेंडिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो मानव जो आहार को ग्रहण करता है वो एक सिंपल या सरलीकृत रूप में पहुंचता है। ठीक है। लेकिन जो अपेंडिक्स का ज़्यादा यूज होता है वो जानवरों या पशुओं में किया जाता है। अब इसके बाद में जो भोजन है वो कहाँ पे चला गया? वृद्धांत्र में या कोलन में चला गया। तो अब कोलन में क्या होगा कि आहार नाल में बड़ी आंत का अधांतर की जो आगे वाला भाग है वो क्या है? वृद्धांत्र है। ठीक है। यह उल्टे यू के आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है। अब वृद्धांतर को भी 4 भागों में बांटा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आरोही वृद्धांतर या असेंडिंग कोलन। ठीक है। इसके बारे में करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरा है अनुप्रस्थ वृद्धांतर या ट्रांसवर्स कोलन, करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका। तीसरा जी अवरोही वृद्धांतर या डिसेंडिंग कोलन, यह करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। और फोर्थ है सिग्माकार वृद्धांतर या सिग्मॉइड कोलन, यह करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है। इसके बाद वृद्धांतर में जो वृद्धांतर तक जो भोजन का पाचन कर लिया जाता है, इसके बाद में भोजन के पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको किस में भेज दिया जाता है? मलाशय में या रेक्टम में भेज दिया जाता है। यह जो रेक्टम है ये मलाशय है जो आहार नाल का कौन सा भाग है? अंतिम भाग है। स्टार्ट हमने किया था मुख से, आहार नाल का पहला पॉइंट मुख, उसके बाद में धीरे धीरे जो जहाँ तक भोजन का पाचन होने के पश्चात जो अपशिष्ट भोजन पहुँचेगा वो मलाशय में पहुँचेगा। ठीक है। यह करीब कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है। और गुदानाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। ठीक है। अब मल द्वार पर आहार नाल समाप्त होती है, मल द्वार पर आहार नाल समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब गुदानाल में जो 2 संवरणी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? बही संवरणी पेशी और अंतः संवरणी पेशी। ठीक है। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात जो शेष अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको बाहर निकालने की प्रक्रिया इन संवरणी पेशियों द्वारा की जाती है। कौन कौन सी? अंतः और बही। ठीक है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो संवरणी पेशियों द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा, आहार नाल के बारे में पूरा पढ़ लिया है हमने। ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, उसमें आहार नाल मुख से स्टार्ट करके मल द्वार तक। ठीक है। तो इसके बाद हम जो आगे का लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब जो कोई भी आपको कुछ डाउट्स हैं इसके बारे में वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। आपका फीडबैक मिलेगा हमें, तो हम भी अपनी जो शिक्षण विधियाँ या टीचिंग मेथड थोड़ा इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट का जो लेसन है, नेक्स्ट चैप्टर आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।